नमस्कार साथियों, मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस समय जो तैयारी कर रहे हैं वह यूपी सिपाही के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इस यूपी एग्ज़ाम सिपाही की तैयारी में आज हम आपको हिंदी का भाग दूसरा लेकर आते हैं, जो आपके सामने सामान्य हिंदी रखा गया था। इस सामान्य हिंदी में हम आपको पढ़ा क्या रहे थे मित्र, यह ध्यान रखिएगा। सामान्य हिंदी में हम आपको पढ़ा रहे थे क्या? वर्णमाला पढ़ा रहे थे। ठीक, कल की क्लास में हमने आपको वर्णमाला की परिभाषा बताया था, और इस वर्णमाला की परिभाषा के साथ साथ हमने वर्ण बताया था। वर्ण के दो भेद बताए थे। ठीक, वर्ण के कितने भेद बताए गए थे? दो भेद बताए गए थे। दो भेदों में हमने आपको एक भेद बताया था जिसका नाम क्या था? स्वर वर्ण था। और दूसरा भेद यह था जिसे क्या नाम दिया गया था? व्यंजन वर्ण नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? व्यंजन वर्ण नाम दिया गया था। ठीक, अब हमने कल आपसे चर्चा किया था, जो आपके यहाँ क्लास की चर्चा किया गया था। तो उस क्लास की चर्चा में हमने आपसे स्वर वर्ण की चर्चा किया था। किसकी किया था? स्वर वर्ण की चर्चा किया था, स्वर वर्ण की। अब इस स्वर वर्ण में हमने आपको यह बताया था कि जो स्वर वर्ण होता है तो कहा जाता है जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, रूप से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो यह सारी चीज़ों को हमने बड़ा विधिवत कल की क्लास में हमने आपको बताया था। तो इसको आज हम थोड़ा सा अपडेट करें ताकि आपको एक क्रमबद्ध रूप से आपको लेके जाया जा सके। ठीक है, अब हमने यही स्वर वर्ण से हमने यह बताया था, इसी स्वर वर्णों की एक क्या हो जाती है? मात्रा होती है। मात्रा को हमने बताया था जो स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, स्वरों के स्वरों के कहा जाता है, स्वरों के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को, स्वरों के प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को, प्रतिनिधित्व करने वाले स्वरूप को, करने वाले स्वरूप को क्या कहा जाता है? मात्रा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा की जो संख्या होती है, मात्रा की जो संख्या होती है, संख्या कितनी होती है मित्र? 10 हमने बताई थी। स्वर की जो संख्या आपको बताई गई थी वह कितनी बताई गई थी? 11 बताई गई थी। ठीक, बात क्लियर है। तो हमने कल आपको यहाँ पे आपको कल की क्लास में बड़ा विधिवत आपको बहुत अच्छे ढंग से हमने आपको बताया था। तो आज हम आप यहीं से आगे बढ़ेंगे जहाँ आपसे क्या बताया जाता है कि स्वरों के भेद की चर्चा करना था। ठीक है, किसकी चर्चा करना था? हमें स्वरों के भेद की चर्चा करना था। आज तो आज हम लोग आएंगे कहाँ? स्वरों के भेद पर। ठीक, अब हम किसकी चर्चा करेंगे? स्वरों के भेद की। ठीक, स्वरों के भेद। स्वरों के भेद की जब हम चर्चा करते हैं मित्र, यह ध्यान रखिएगा, स्वरों के भेद की बात करते हैं तो स्वर के जो भेद होते हैं वह कई सारे आधारों पे होते हैं। ठीक, स्वर के जो भेद होते हैं वह कई सारे आधारों पे होते हैं, कई आधारों पे स्वर के भेद देखे जाते हैं। ठीक है, तो हम अब आपसे यहाँ से प्रश्न करना शुरू कर देंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के केवल और केवल 3 भेद होते हैं, लेकिन इन्हीं स्वर के भेदों को हम और भी नाम दे सकते हैं। ठीक, इन्हीं स्वर के भेदों को हम और भी नाम दे सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाता है, कहा जाता है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार समय के आधार पर समय के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद की बात करते हैं। ठीक, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेदों की हम बात करते हैं। अब मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जब हम स्वर के भेद बांटते हैं तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाते हैं मित्र? 3 भेद होते हैं। अब देखिए, तीन दोनों या समान हो गए। अब आपसे कभी यह पूछा जाए कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन वही भेदों को हमने क्या कह दिया? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर
स्वर के भेद की अगर हमने बात कह दी तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। ठीक, कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। अब 3 भेदों में सबसे पहले एक भेद आता है जिसका नाम क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ठीक, क्या हो जाता है? ह्रस्व स्वर हो जाता है। ठीक, अब ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं यह बताइए। ह्रस्व मतलब क्या होता है? जो छोटा होगा, जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा, कम ध्वनि निकलेगी, ठीक, कम वायु मुख से बाहर आएगी, उसी को हम क्या कहेंगे? ह्रस्व कहेंगे। ठीक, तो कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है। ठीक, समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं मित्र? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक, अब उसे क्या ह्रस्व स्वर कह दिए? जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे कहा जाए कि कौन कौन से वर्ण ह्रस्व हो जाएंगे, जैसे आ हो गया, ई हो गए, ऊ हो गया और क्या हो गए? री हो गए। इन 4 वर्णों को क्या नाम दिया जाता है? ह्रस्व नाम दिया जाता है। ठीक, इस ह्रस्व के साथ साथ इन्हीं वर्णों को एक नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं वर्णों को एक नाम दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? लघु स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु स्वर कहा जाता है। दूसरी बात मित्र यह ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने आपसे मात्रा की बात कही, किसकी बात कही थी? मात्रा की बात कही थी। तो इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। ठीक, कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। इसलिए इसे हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसलिए इसे हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है भैया? एक मात्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक वर्ण कहा जाता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा कि इसको क्या कहा जाता है? एक मात्रिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक मात्रा का समय लगता है। ठीक, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसका एक और नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वरवर्ण कहा जाता है। ठीक, बात क्लियर है? अब यही हो गया ना, मात्रा के आदि मात्रा में लगने वाले समय। एक मात्रा का समय लगा तो क्या हो गया? एक मात्रिक कहलाया। उच्चारण में समय लगा तो इसे हम क्या कह दिए? ह्रस्व स्वर कह दिए। ठीक, बात क्लियर है? अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है, दूसरी बात एक यह आती है जहाँ पे आपसे यह बताया जाता है कि इसी में एक दूसरा आता है जिसका नाम क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। क्या नाम होता है? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर होता है। अब दीर्घ स्वर हम कहते किसे हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं यह आप बताएंगे? दीर्घ मतलब क्या होता है? कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो जाता है? हर्ष से दुगना समय लगता है। किससे? हर्ष से दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है? दुगना समय लगता है। ठीक, लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब हर्ष से दुगना समय लगता है तो हर्ष मतलब क्या होगा? जहाँ पे छोटा छोटी छोटा छोटा ऋषि का आ गया। अब इसमें हम जब उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या होगा? हमारा मुंह बड़ा सा खुल जाएगा। कैसे खुलेगा? बड़ा सा खुल जाएगा। जैसे कहा जाएगा आ। ठीक, जैसे क्या कहा जाए? आ। जैसे क्या कहा गया? आ। क्या कहा गया? आ, ई, उ। ठीक, फिर क्या कहा गया? ए, ऐ, ओ और अवाया। ठीक, क्लियर है? ए, ऐ, ओ और अवाया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने वर्ण आपके सामने लिखे गए हैं? 7 वर्ण लिखे गए हैं। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में
दो मात्रा का समय लगता है। कितने? दो मात्रा का समय लगता है। ठीक, दो मात्रा का समय लगता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे द्विमात्रिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कोण कहते हैं। ठीक, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? द्विमात्रिक कोण के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बड़ा, बड़ी, बड़ा, ओ, ए, ऐ, ओ, औ, इन 7 वर्णों को क्या नाम दिया जाता है? द्विमात्रिक नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें दो मात्रा का समय लगता है। ठीक, क्या लगता है? दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? द्विमात्रिक स्वरवर्ण कहा जाता है। बात क्लियर है? अब हम अगले पे चलते हैं। या तो दो ठीक हो गए, तीन भेद होते हैं। तीसरे भेद की अगर हम बात करते हैं, तीसरा भेद इसका आता है, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? एक आता है प्लुत स्वर। क्या आ जाते हैं? प्लुत स्वर वर्ण आता है। प्लुत मतलब क्या होता है? कहा जाता है जिनके उच्चारण में दो तीन मात्रा का उच्चारण में, ऐसे ध्यान रखिए, हस से तिगुना समय लगता है। हस से कितना समय लगता है? तिगुना समय लगता है। ठीक, तिगुना समय लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? प्लुत स्वर कहते हैं। अब आपके जहन में एक बात उत्पन्न होनी चाहिए, आखिर यह प्लुत स्वर होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है? तो यह आप ध्यान रखिए, जैसे इसका जो चिन्ह बनता है, वह चिन्ह क्या होता है? चिन्ह कैसे दिखाई देता है आपको? चिन्ह इसका इस तरह से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? इस तरह से दिखाई देता है। चिन्ह इसका इस तरह से दिखाई देता है। यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह किसका है? त्रिमात्रिक का चिन्ह होता है। ठीक, अब मित्र यहाँ पर एक बात और तो विशेष ध्यान देने की है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए इनके उच्चारण में क्या हो जाए? इनके उच्चारण में एक मात्रा का इनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का? तीन मात्रा का समय लगता है। तीन मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? त्रिमात्रिक कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक कह दिया जाता है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक कहा जाता है। तो मित्र ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने इसके पहले हमने आपको बताया कि मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जब स्वर के भेद देखे गए, तो मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए हैं? तीन भेद हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भेद हमने आपको क्या बताया था? हर्ष स्वर बताया था, जिसे क्या किस नाम से जाना गया? एक मात्रिक नाम से जाना गया। संख्या कितनी बताई गई? आपको चार बताई गई। कौन कौन से? आ, ई, उ और री बताया गया। ठीक, आ, ई, उ और री बताया गया। इसे क्या नाम दे दिया गया? हर्ष स्वर नाम दे दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? एक आया दीर्घ स्वर। ठीक, दूसरा क्या आया? दीर्घ स्वर आया। दीर्घ स्वर मतलब क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष से कितना समय लगा है? दुगना समय लगा है, तब उसे हमने क्या नाम दे दिया है? दीर्घ स्वर नाम दे दिया है। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा, ओ, ए, ऐ, ओ, औ आ गया। और इन्हीं वर्णों को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया गया? द्विमात्रिक वर्ण नाम दिया गया। कितना क्या नाम दिया गया? द्विमात्रिक वर्ण नाम दिया गया। अब हम इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो अगला हमें क्या मिल जाता है? कहा गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, तिगुना समय लगता है या तीन मात्रा का समय लगता है, जब तिगुना समय लगता है तब उसे हम क्या नाम देते हैं? प्लुत स्वर नाम देते हैं। और जब तीन मात्रा का समय लगता है तो उसे हम क्या नाम दे दिए? त्रिमात्रिक नाम दे दिए। इतनी बातें आपके मन में आई? आपको समझ में आई? अब जब इतनी बातें समझ में आ गई, तो जो यहाँ पर एक वर्ण जो बनाया गया है, इसके प्रयोग की हम बात करते हैं। इसका प्रयोग किया कहाँ जाता है, यह आप ध्यान रखिए। जैसे कि आपके सामने एक शब्द लिखा जाए, क्या लिखा जाए? ओम। ओम शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? कहते हैं ना ओम। ध्वनि क्या कर रहे? ध्वनि को ज्यादा दूरी तक खींच रहे, ज्यादा देर तक एक ही ध्वनि का उच्चारण कर रहे। जब एक ही ध्वनि का उच्चारण ज्यादा देर तक किया जाता है, तब उसी को क्या नाम दे दिया जाता है? त्रिमात्रिक नाम दे दिया जाता है। इसी तरीके जैसे अगर आपको सामने एक शब्द लिख दिया जाए, कहा जाए राम। क्या लिख दिया जाए? राम। अब देखिए कहा जाता है राम, कह दिया, रा को खींच दिया गया। अगर हमने कह दिया दिनेश, ठीक,
दिनेश कहा, और अगर दिनेश को पुकारना हो, कहते हैं ना दिनेश, एस की आवाज आती है, मतलब जहां हमने ध्वनियों को लंबा खींच दिया वही ध्वनि क्या कहलाती है? त्रिमात्रिक कहलाती है। वही ध्वनि क्या कहलाती है? त्रिमात्रिक कहलाती है। और जब त्रिमात्रिक बन जाता है तब उसी को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक। और जो यहाँ पर यह त्रिमात्रिक का जो वर्ण है, इसी वर्ण को एक नाम दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सांकेतिक ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांकेतिक ध्वनि कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सांकेतिक ध्वनि नाम दिया जाता है। ठीक। इसी को क्या नाम दिया जाता है? सांकेतिक ध्वनि नाम दिया जाता है। बात क्लियर है? तीसरी बात इसकी क्लियर, दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात क्लियर देखिएगा, जो यह प्लुत स्वर है, इस प्लुत स्वर का प्रयोग, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। हिंदी में नहीं किया जाता है। ठीक। हिंदी में नहीं किया जाता है। ठीक। इसका जो प्रयोग मिलता है, इसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लौकिक संस्कृत में किया गया है। ठीक। इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? लौकिक संस्कृत में किया गया है। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं मिलता है। हिंदी में जब किसी चीज को पुकारना होगा, बुलाना होगा, चिल्लाना होगा, चिल्लाने, पुकारने या बुलाने के साथ हम क्या काम करते हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अन्यथा इसका कोई लिखित रूप हिंदी में नहीं मिलता है। और हिंदी में जब कोई शब्द आ भी जाता है तो वह शब्द कहाँ का होता है? संस्कृत भाषा का होता है। और संस्कृत भाषा में किस संस्कृत भाषा का होता है? लौकिक संस्कृत का होता है। ठीक। तो इसलिए यह ध्यान रखिएगा, यह जो प्लुत होता है, प्लुत का चिन्ह इस तरह से बनता है। इसी को हम एक नाम देते हैं, सांकेतिक ध्वनि नाम देते हैं। और इसके उच्चारण में ध्वनि क्या होती है? दूर तक जाती है। ध्वनि क्या होती है? दूर तक जाती है। अब इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है, प्लुत स्वर नाम दिया जाता है। ठीक। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? लौकिक संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में नहीं किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई हमारी आपकी? अब ये बात यहाँ पर जब इतनी बातें हो जाती हैं, तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं। इसी जब हम आगे बढ़ते हैं, इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और आधार मिलता है स्वर वर्णों को बांटने का। ठीक। किसको बांटने का? स्वर वर्णों को बांटने का एक और आधार मिलता है। एक और आधार क्या हो जाता है, यह आपको हम बताते हैं। ठीक। जैसे कि इसमें नंबर 2 भागों में अगर हम बात करते हैं, नंबर 2 की स्थान बात करते हैं, तो इसमें एक आता है जिसे क्या कहा जाता है? जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, स्वर के भेद। स्वर के भेद किसके आधार पर? जाति के आधार पर स्वर के भेद। अब भैया चलिए इसको आप बताइए कि जाति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया। ठीक। चलो फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। झटपट आप उत्तर दीजिए ताकि हम इसको जान तो सके ना कि आपने बांटा है या नहीं बांटा है। ठीक। अब देखिए, चलिए उत्तर दे दिए आप लोगों ने। अब हम आपको उत्तर दे देते हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। ठीक। 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 क्या हो जाता है? नंबर 1 को क्या नाम दिया जाता है? सजातीय वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजातीय वर्ण कहा जाता है। ठीक। सजातीय वर्ण किसे कहते हैं? सजातीय वर्ण किसे कहा जाता है, यहाँ आप बताइएगा। एक नंबर आ गया ना, नंबर 1 क्या आया? सजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण कहते किसे हैं? ठीक। कहा जाता है दो समान वर्णों के मेल से, दो समान वर्णों के मेल से बने वर्ण को सजातीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? को सजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक। सजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक है। दो समान वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या नाम दिया जाता है? सजातीय वर्ण कहा जाता है। ठीक। दो समान वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या नाम दिया जाता है? सजातीय वर्ण कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि सजातीय वर्ण जो है वह है क्या। ठीक। सजातीय वर्ण है तो कौन सा है, इसकी बात करते हैं। अब अगर आपसे कह दिया जाता है जैसे, जैसे अगर आपसे कहा गया, जैसे में क्या हो गया? जैसे अगर आपसे कहा जाता है, जैसे में कहा गया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ठीक।
बड़ा ऊ। यह जो तीन वर्ण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन तीन वर्णों को क्या नाम दिया जाता है? सजाती वर्ण कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? सजाती वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सजाती वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तीन वर्णों को क्या नाम दिया जाता है? सजाती वर्ण कहा जाता है। होता कैसे है यह भी आपको हम बता दें, कैसे यह सजाती हो गया। हमने यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा है कि दो समान वर्णों के मेल से, ठीक, कितने? दो समान वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या कहा जाता है? सजाती वर्ण कहते हैं। ठीक, दो समान वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या कहा जाता है? सजाती वर्ण कहा जाता है। और हमने यहाँ पे यह आपको बताया कि बड़ा, बड़ी, बड़ा, वो बताया गया ना। अब यह होता कैसे यह भी आपको हम बता देते हैं। जैसे कि जब छोटा और छोटा मिल जाते हैं, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? बड़ा बना देते हैं। जब छोटी और छोटी मिल जाती हैं तो दोनों मिलकर क्या बना दी जाती हैं? बड़ी बना दी जाती हैं। जब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा ऊ बन जाते हैं। ठीक, क्या बन जाते हैं? बड़ा ऊ बन जाते हैं। बात क्लियर है? अब बात और क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ जो दो वर्ण लिखे गए हैं दोनों एक ही समान है, दोनों में कोई अंतर है नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है दो समान वर्ण के मेल से बने वर्ण को क्या कहा जाता है? सजाती वर्ण कहा जाता है। देखिए बने हैं वर्ण, इन्हीं वर्णों को हम क्या नाम दे देते हैं? सजाती वर्ण कह देते हैं। इन्हीं वर्णों को हम क्या कह देते हैं? सजाती वर्ण कह देते हैं। बात क्लियर है? बात यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद फिर हम दूसरा एक लेके आते हैं। दूसरा एक वर्ण कौन सा लेके आते हैं हम, यह आपको हम बताएं। अब इसी में दूसरे नंबर में क्या आ जाता है? दूसरे नंबर में एक आता है जिसका नाम क्या होता है? विजातीय वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? विजातीय वर्ण होता है। ठीक, विजातीय वर्ण होता है। ठीक है, अब विजातीय मतलब क्या हो जाता है? अलग अलग जाति के वर्णों की मेल से। ठीक, मतलब इसमें जब परिभाषित किया जाता है, कहा जाता है दो असमान वर्णों के, दो असमान वर्णों के वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या नाम दिया जाता है? को विजातीय वर्ण कहते हैं। क्या ना कहते हैं? विजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? विजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक है, दो असमान, असमान मतलब भिन्न। ठीक, क्या होते हैं? दो असमान, असमान का अर्थ क्या होता है? भिन्न। भिन्न वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या कहा जाता है? विजातीय वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजातीय वर्ण कहा जाता है। अब अगर आपसे हम एक कहते हैं कि जैसे आप पहचान के बताइए कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिसे हम विजातीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक, अब ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिसे हम क्या कहते हैं? विजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक, अब कौन कौन से वर्ण होते हैं जिसे हम विजातीय वर्ण कहते हैं, यहाँ आप हमें बताएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपके सामने एक वर्ण लिखा जाता है ए, ऐ, ओ, और क्या आते हैं? औ आता है। ठीक, क्या आता है? ए, ऐ, ओ और औ आता है। यह जो चार वर्ण होते हैं, यह चार वर्ण क्या कहलाते हैं? विजातीय वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विजातीय वर्ण कहलाते हैं। ठीक, इन चार वर्णों को क्या कहा जाता है? विजातीय वर्ण कहते हैं। बात क्लियर है? अब जब बात इतनी क्लियर है, जैसे अगर आपके सामने आपसे कहा जाए कि यह विजाति कैसे हो गए हैं, अर्थात दो कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो भिन्न भिन्न वर्ण हैं। ठीक, भिन्न भिन्न जाति के वर्ण हैं जिनको जोड़कर बनाया गया है, यह आपको हम बतलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आ है और आ के साथ जब ई लगाया जाता है तो क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं। और जब यह आ है, आ के साथ ए जोड़ दिया जाता है क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि जब आ है, आ के साथ क्या जोड़ा जाता है? ओ जोड़ा जाता है। तो क्या बन जाता है? सॉरी, आ के साथ क्या जोड़ा जाता है? ऊ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा गया? ऊ जोड़ा गया। तो दोनों मिल गए तो क्या बन गया? ओ बन गया। अब यहीं आ के साथ जब हम ओ जोड़ देते हैं, आ के साथ जब हम ओ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ठीक, अब आप यहाँ देखिए कि दोनों अलग अलग वर्ण हैं, दोनों अलग अलग जाति के वर्ण है ना। जब दोनों अलग अलग जाति के वर्ण होते हैं, अलग अलग जाति के वर्ण होने की वजह से इन चार वर्णों को क्या नाम दे दिया जाता है? विजातीय वर्ण कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है?
विजातीय वर्ण कहा जाता है। ठीक, इन्हीं 4 वर्णों को क्या का नाम दिया जाता है? विजातीय वर्ण कह दिया जाता है। बात क्लियर है? यहाँ तक की बातें हमारी आपको क्लियर, स्पष्ट रूप से आपको सामने गई। अब हम बात इसके आगे की करते हैं कि जैसे हम इसके आगे की जब बात करते हैं तो उसमें क्या मिलता है आपको। आपके सामने एक आता है जिसे आप क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। ठीक, किसके आधार पर? अब जैसे अगर देखा जाता है, क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। ठीक, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण के भेद देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं आप हमें बताएंगे। बहुत चर्चित है या हमेशा चर्चा में रहा है। ठीक, उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम स्वर वर्ण के भेद देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक, याद ध्यान रखिएगा मित्र आप कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक, और 6 भेदों में सबसे पहले एक भेद आता है जिसका नाम क्या होता है? जिसे क्या कहा जाता है? वर्ण क्या होता है? आ और आ। इस आ और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? यह देखिएगा, मतलब जितना आपने 11 स्वर पढ़ा है उन सभी 11 स्वर वर्णों को आप क्रमगत जोड़े जोड़े में बांटते चले जाइए। ठीक, क्रमगत जब जोड़े जोड़े में बांटते चले जाएंगे तब वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? तो वहीं से आपको निर्धारण हो जाएगा कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। क्लियर है? उसके बाद उन सारे वर्णों का उच्चारण करके देख लीजिएगा। जैसे अभी हम जोड़े में बांट रहे हैं, जैसे आ कहा गया, फिर नंबर 2 पे क्या कहा जाए? ई और ई कहा जाए। ठीक, फिर नंबर 3 पे क्या कहा जाए? ऊ और ऊ कहा जाए। फिर नंबर 4 पे क्या कहा जाता है? एक ऋषि आ जाता है। क्या आता है? ऋषि आ जाता है। नंबर 5 पे क्या हो जाता है? ए और आय आ जाता है। और नंबर 6 पे क्या हो जाता है? ओ और औ आ जाता है। अब देखिए जहां जिसका जैसे जैसे जोड़ा बना है, जोड़े में बांट दिए हैं आप, जोड़ा जोड़ा बांट दिए, जोड़ा जोड़ा बांट दिए तो आपको कितना मिल गया? 6 मिल गए। ठीक, क्या कितना मिला आपको? 6 मिल गया। जब आपको 6 मिल गए तो 6 को अब आप देखिए कि इन 6 को उच्चारण स्थान क्या होता है? इन 6 का उच्चारण स्थान क्या होता है? अब आप कहिए आ आ, क्या कहना है आपको? आ जिसे कहे तो क्या हुआ? कंठ, कंठ गया ना मित्र, कहाँ गया? कंठ पे गया। जब कंठ पे गया तो आ का उच्चारण क्या हो गया? कंठ हो गया। क्या हो गया? कंठ हो गया। अब आप उच्चारण करिए ई ई। क्या उच्चारण करना है? ई उच्चारण करना है कि ई जैसे आप कर रहे हैं तो जीवा है आपके से, जीवा इधर उठती है, मतलब कि पीछे वाला जीवा का पीछे वाला भाग ऊपर उठता है, आगे वाला भाग अंदर जाता है, आगे वाले दांत के अंदर घुसता है। तो यह जो तालू की तरफ उठ रही होती है, इसी वजह से ई को क्या नाम दिया जाता है? क्या कहा जाता है? तालु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालु या तालब भी कहा जाता है। अब बात है किसकी? ऊ और ऊ की। कहिए ऊ ऊ, तो ऊ ऊ कहने में हमारा सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा? ओष्ठ हो रहा है ना। तो ऊ ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मित्र? क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्लियर है? अब बात किसकी आती है? ऋषि की। किसकी आती है? ऋषि की आती है। ऋषि मतलब क्या होता है? ऋषि क्या होते हैं? ऋषि जब आप कहते हैं जीवा आपके इस तरह से होती है, कैसे? इस तरह से मुड़ती है। ठीक, मतलब जीव है, जीव आपकी ऐसे मुड़ जाती है। जब ऐसे मुड़ती है तो मुड़ने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? मूर्धा का नाम दिया जाता है। ठीक, तो ऋषि का जो उच्चारण स्थान क्या होता है? हो जाता है भैया, तो क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है। अब बात आई किसकी? ए और आई की। तो आपको हमने अभी अभी बताया था आ और ई। आ और ई के संयोग से क्या बनता है? ए। आ और ओ के संयोग से क्या बनता है? ओ। ठीक, क्या बनता है? ओ बनता है। अब जैसे ए आया है और ओ आया है, क्या आया है? ए आया है और क्या आया है? ओ आया है। अब देखिए आ का और ई का मेल हुआ तो यह क्या हो गया? कंठ तालु हो गया। क्या हो गया? कंठ तालु हो गए। ठीक है, क्या हो गया? कंठ तालु हो गया। ठीक, अब जैसे ओ और औ की बात हमने कही, किसकी बात कही? ओ और औ की हमने बात कही। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या हो जाएगा? ओ औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा?
कंठ और ओष्ठ गया है, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बात यहाँ पर यह क्लियर हो गई कि यह उच्चारण स्थान के आधार पर कितने हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे शब्द क्या लग गया है, लेकिन। अब लेकिन मतलब यह होगा कि हम यहीं से एक वर्ण हटाएंगे जिसे क्या कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है। जब हम ऋषि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऋषि की बात करते हैं। तो ऋषि की जब बात करते हैं तो यह रा और ई के संयोग से बना होता है। किसके संयोग से, रा और ई के संयोग से। रा से रथ, ई से इमली, ठीक। इन दोनों के संयोग से क्या बना होता है, ऋषि बना होता है, ठीक। क्या बना होता है, ऋषि बना होता है। और जब ऋषि बना होता है इसलिए ऋषि को एक नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वरीय स्वर कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, अर्ध स्वरीय स्वर कहा जाता है, ठीक। क्या नाम दिया जाता है, अर्ध स्वरीय स्वर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक। हम लोग क्या एकदम मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे से हट नहीं रहे हैं, ना ही आपको इधर उधर की बातें बतलाई जा रही। आपको एकदम एग्जैक्ट बताया जा रहा है। एग्जैक्ट को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आगामी जब भी एग्जाम हो उसको आप तुरंत एक बार में आप प्रश्न देखिए, तुरंत उत्तर दे दीजिए। इतनी तैयारी आपके भीतर होनी चाहिए, ठीक। अब इसके लिए आपके सामने मिशन इंस्टीट्यूट ने निःशुल्क क्लास रखी है, ठीक। आप सभी की तैयारी के लिए निःशुल्क क्लास करवाई जा रही है यहाँ से मिशन इंस्टीट्यूट की तरफ से। और मिशन इंस्टीट्यूट के जो ऐप है, आप देखिएगा, आप जाइएगा अपने वेबसाइट पे जाइएगा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज का एक ऐप मिलेगा। एक ऐप अपने पास अपने मोबाइल से एक बार ऐप पर जाइएगा, उस पर आप विजिट करिएगा, देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और आपको यह जो यूट्यूब पर क्लास दी जा रही हैं कि हिंदी, गणित, रीजनिंग, जीएस, सब कुछ संपूर्ण जो क्लासेस चल रही हैं वह फ्री ऑफ कास्ट चल रही हैं। तो आप लोग इसका फ्री का आप लोग आनंद उठाइए और अच्छे से तैयारी करिए। और सफल होने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात आई है, ऋषि की बात आई है। ऋषि को क्या नाम दिया जाता है, अर्धस्वरीय स्वर कहा जाता है, ठीक। तो यह जो ऋषि होती है इसकी मात्रा हमेशा ऊपर लगती है। यह वाली मात्रा क्या होती है, ऋषि की मात्रा होती है, ठीक। अब इस मात्रा को जब ऋषि की मात्रा रूप बताया, तो हमने कल की वीडियो में मात्रा भी बताई, वहां आप देख लीजिएगा, कल वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। यह जो मात्रा रूप बताया, यह मात्रा लगती कहाँ, जैसे अगर आपको सामने लिखा जाता है कर्म, कर्म के ऊपर जो यह रा लगा हुआ है, यह ऋषि की ही मात्रा जाती है। इस मात्रा को एक नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है, रेफ की मात्रा कहा जाता है। किसकी मात्रा, रेफ की मात्रा कहा जाता है, ठीक। इस मात्रा को क्या नाम दिया जाता है, रेफ की मात्रा कहा जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। इस मात्रा को क्या नाम दिया जाता है, रेफ की मात्रा कहा जाता है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। हम इसके आगे की बात करते हैं। इसी में एक आता है जिसका नाम क्या होता है, आगत स्वर नाम होता है। क्या नाम दिया जाता है, आगत स्वर नाम दिया जाता है। अब आप हमें बताएंगे आगत स्वर किसे कहा जाता है, बताइए एक बार जरा बताइए कि आगत स्वर किसे कहते हैं। आप फटाफट बताइए कि आगत स्वर किसे कहा जाता है। आगत स्वर हो, आगत व्यंजन हो, आगत शब्द हो। तो जब आगत 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 की बात हो जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा से छोड़कर अन्य किसी भाषा से जो शब्द आए, अर्थात विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में लाए गए हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, आगत नाम देंगे। जो आगत का मतलब क्या हो जाता है, जो विदेशी भाषा से लाए गए होते हैं उसी को क्या नाम दिया जाता है मित्र, आगत नाम दिया जाता है। आगत स्वर एक होता है जिसका नाम क्या होता है, आ होता है। क्या नाम होता है, आ होता है। आ के ऊपर यह चांद बना होता है, बिंदी नहीं लगी होती है, ठीक। अब हम इसका प्रयोग हिंदी में कहाँ करते हैं, यह भी आपके मन के अंदर प्रश्न उठना चाहिए। अब जैसे अगर आप क्या खरीदने जाते हो, कॉपी खरीदने जाते हो, क्या खरीदने जाते हो, कॉपी खरीदने जाते हो। आप कॉफी पीते हो, ठीक। आप क्या पीते हो, कॉफी पीते हो। अब जब आप कॉफी कहते हो, कॉफी कहते हो, ऑफर कहते हो, ठीक। ऑफर कहते हो, ऑफर कहा जाता है, या जो ऑफर कहा जाता है, कॉफी कहा जाता है। इस सब के शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी में मिला मिला करते हैं। अब इन सारे शब्दों के साथ कौन गया है, आगत वाला स्वर गया है। कौन गया है, आगत वाला स्वर गया है। तो अब आपसे कभी मान लो कि पूछ लिया जाए कि यह आगत स्वर किस भाषा का स्वर वर्ण है, ठीक। आगत जो स्वर होता है वह किस भाषा का होता है, अंग्रेजी भाषा का होता है। किस भाषा का होता है मित्र, अंग्रेजी भाषा का होता है।
और जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इसके उच्चारण में क्या हो जाता है, मुख विवर कम खुलता है। ठीक, मुख विवर कम खुलता है। ठीक, ठीक है। अब इसके उच्चारण मुख विवर क्या होता है, कम खुलता है। मुख विवर का तात्पर्य क्या होता है जानते हैं यहाँ आप, कि मुख विवर हम किसे कहते हैं? मुख विवर यह होता है कि जिसमें मतलब कि जब वर्णों के उच्चारण में मुख की आकृति, यह मुख, मुंह है ना हमारा, इतना बड़ा से ना खुल के हल्का सा खुले। ठीक, आप कहिए कॉपी, कॉपी कहते हैं तो थोड़ा सा मुंह इधर उधर किनारे दबा रहता है, बीच में थोड़ी सी कॉपी की आवाज आती है। ठीक, तो वह जो कम खुल रहा होता है मुख विवर, मतलब कि जहाँ पे मुख कम खुलता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख विवर कहते हैं। तो यह जो अंग्रेजी वाला वर्ण है, इसके उच्चारण में क्या हो जाता है, मुख विवर कम खुलता है। क्या हो, कम खुलता है, मुख विवर कम खुलता है। ठीक, इसके उच्चारण में क्या होता है, मुख विवर कम खुलता है। जिसके उच्चारण में मुख विवर कम खुलता है उसी को नाम क्या दिया जाता है मित्र, आगत स्वर नाम दिया जाता है। इतनी बात आई समझ में आपके? जी बिल्कुल, एकदम सही। ठीक, एकदम सही, एकदम सही। अब आप देखिए कि अब इतनी बातें क्लियर हुई हमारी आपकी। अब हम यहाँ पर ऐसे पड़ाव पे आए हैं कि जहाँ से हम आपको आगे की और आगे लेके चलना चाहते हैं। ठीक, अब हमने आपको यहाँ पर उच्चारण स्थान भी बता दिया है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हुए भैया? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ हुआ। ठीक, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालु, कंठोष्ठ हुआ। ठीक, उच्चारण स्थान हो गया। इस ऋषि वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? अर्धस्वरीय स्वर कहा जाता है। और इसकी जो मात्रा बनती है उसे हम क्या नाम देते हैं? रेफ की मात्रा कहते हैं। ठीक, उसे क्या नाम देते हैं? रेफ की मात्रा नाम दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या नाम दिया जाता है? रेफ की मात्रा नाम दिया जाता है। और उसके बाद फिर हमने आपको आगत स्वर बताया। तो आगत स्वर में क्या गया, आ गया इस, जैसे कि इसका उदाहरण है, शब्दों का उदाहरण है यह। अब यह किस भाषा का शब्द होता है? अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। और इसके उच्चारण में क्या हो जाता है? मुख विवर कम खुलता है। ठीक, मुख विवर क्या होता है? कम खुलता है। बात क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। फिर हम कल लेके आएंगे आपके लिए इसके आगे की क्लासेस। आप लोग लगातार यूट्यूब चैनल पर हमारे बने रहिए। जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग एक बार कमेंट जरूर करें। कमेंट ना करें तो एक इसे अंगूठा बना होगा ऊपर की तरफ होगा जिसे लाइक कहते हैं। ठीक, लाइक वाली बटन को जरूर दबाएं। और जितने भी आपके दोस्त मित्र जितने भी हैं पढ़ने पढ़ाने वाले, तो उनके पास एक बार आप जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।